everyone. Hello everyone. Today we will study class 9 history chapter French Revolution. On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in alarm. The king had commanded his troops army to move into the city. There was a rumor that the king soon ordered the army to open fire upon the citizens. The 7,000 men and women gathered in the front of the town and decided to form people's militia. Militia means people's army. They broke into a number of government buildings in search of arms, and finally means the weapons they used for fighting against the king's soldiers, so that they could fight and retaliate them with the better tools. Finally, a group of several hundred people marched toward the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. Fortress prison, जहाँ पे कैदियों को रखा गया था, where they hoped, उनको लगा था कि they will find a hoarded ammunition. hoarded यानी बहुत सारे खतरनाक हथियार मिलेंगे. In the armed fight that followed, जो लड़ाइयाँ हुई उनमें कमांडर मारा गया, पहली बात. दूसरा, कमांडर को मारा गया था सबसे पहले, फिर सिपाहियों को मारा गया, फिर वहाँ से जो सिपाही थे उनको छुड़वा लिया गया. नहीं सॉरी, सिपाही नहीं, जो जनता के लोग थे, जो कैदी थे, उनको छुड़वा लिया गया. फिर अगर बात बताएं, पर थ्रू ओनली देवर ओनली 7 ऑफ देम. जो बेस्टाइल था उसे कोई पसंद नहीं करता था, क्योंकि इट शो द डेस्पोटिक पावर ऑफ द किंग और द रूलर ऑफ द फ्रांस. देखो, जो फ्रेंच रूलर थे वो इक्वेलिटी में बिलीव नहीं करते थे, वो अपने मन से उसने किया था. उन्होंने इक्वेलिटी कैसे, उन्होंने सिर्फ थर्ड स्टेट वालों से टैक्स लेते थे. फिर दूसरी चीज़, उन लोगों ने मतलब फ्रीडम टू स्पीच नहीं दी हुई थी एंड ओपिनियन नहीं दिया हुआ था, किसी को कुछ नहीं करने देते थे. फिर आगे जाके इसके बारे में रिवॉल्ट्स होते हैं, और कई स्टोरीज ने हम आगे भी पढ़ेंगे. इसके बारे में ये भी कहा है कि इसको कहा जाता है बिगिनिंग, कहा जाता है बिगिनिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन की. तो द फोर्ट्रेस पिजन हैज, उसके स्टोन फ्रेगमेंट्स टूट गए थे, उसके ईंटें चूने से अलग हो गई थी, ईंट से ईंट अलग हो गई थी. फिर जो बाकी जो दिन हुए उनके अंदर रायोटिंग, बहुत ज़्यादा मतलब रिवॉल्ट्स हुए पेरिस के अंदर. मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड. एक तो ब्रेड के लिए हुआ. उस ज़माने में क्या हुआ करता था कि लोगों को एक क्यू में खड़ा रहना पड़ता, लाइन के अंदर. उस लाइन के अंदर लोग ब्रेड खरीदा करते थे, और जब वो लोग ब्रेड खरीदा करते थे तब उनको ब्रेड खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करना पड़ता था, क्योंकि जो ब्रेड वाले थे वो ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, जब नोटों की कीमत बढ़ चुकी थी एक तो, और ऊपर से वो लोग क्या करते थे, उनकी कीमत बढ़ा लेते थे, छुपा लिया करते थे, और कम सोल्ड आउट किया करते थे, और जो अमीर लोग थे उनको दे दिया करते थे, और महंगे में दामों में बेचा करते थे, क्योंकि पहले से गरीबी है. लोग इसलिए भी इस चीज़ के प्रोटेस्ट में थे, क्योंकि बाद में रिवॉल्ट इस चीज़ के लिए भी हुई, क्योंकि थोड़ी थर्ड स्टेट इमर्ज हो गई. उसने इस चीज़ के बारे में स्टार्ट कर दिया कि पीपल्स में इक्वालिटी होनी चाहिए. वो फिलोसोफर्स के आइडिया से थे, मतलब क्या थे, इन्फ्लुएंस थे. अभी मैं आपको उस पॉइंट का रिवाइज करा देता हूँ, फिर बाद में उन पॉइंट्स का रिवाइज करा देता हूँ. पहला था जॉन लॉक ने कहा था कि उसने अपनी 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी, जिसके अंदर उसने बताया कि किंग का डिवाइन और एब्सोल्यूट राइट नहीं होना चाहिए, किंग को भगवान नहीं मानना चाहिए, उसको भगवान ऑर्डर नहीं देते कुछ भी करने का. और दूसरा है जीन जैक रूसो की, जिसके अंदर वो बताता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट. उसकी बुक का नाम था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, फिर से याद कर लो. उसके अंदर उन्होंने बताया किंग और उनके पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. फिर मॉन्टेस्क्यू ने बताया द स्पिरिट ऑफ लॉज की आत्मा. उसके अंदर उन्होंने बताया, मॉन्टेस्क्यू ने, मैं वापस बता रहा हूँ, डिवीज़न ऑफ पावर होनी चाहिए. डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन गवर्नमेंट, जिनकी 3 ब्रांचेज होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी. LEJ, कैसे भी याद करो. अब यहाँ पे एक और बात बता देता हूँ. इसके अंदर 2 लोग और थे, हम पढ़ेंगे. मतलब जब किंग उनका प्रपोजल रिजेक्ट कर देता है, आगे था आउटब्रेक हो तो रिवोल्यूशन पेज में जाइए, पेज नंबर 8 में. उसके अंदर 2 लोग थे, मैं रिवीजन करा रहा हूँ. मिराबियो एंड एबेसियस. मिराबियो वो जो थे वो फर्स्ट बिलोंग टू सेकंड स्टेट नोबेलिटी, वो राजा थे, वो मतलब राजपूत थे. फिर बाद में एबेसियस, ही वॉज ए प्रीस्ट. एबेसियस, उसके ऊपर थोड़ी सी एपोस्ट्रोफीज लगी हुई है, उन्हें याद कर लेना. इन 2 लोगों के नाम बताऊँगा. फर्स्ट स्टेट के थे, प्रीस्ट थे, जिन्हें हम क्लर्जी कहते हैं. अब यहाँ का फ्रांस का एक राजा भी था, लुइस 16. हम आगे पढ़ेंगे. अब क्या हुआ, मोस्ट पीपल प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्राइस. हिस्टोरियन जब भी समय की ओर देखते हैं
लोगों ने जो रिवोल्ट किए वो इसको एक चेन मान के चलते हैं कि ये चेन जो स्टार्ट होती है बेस्टाइल प्रिजन से, बाद में राजा मर जाता है क्योंकि राजा ने जो गलत काम किया होते हैं उनके कारण। 17 और 74 लुईस 16 of the Bourbon family of kings got ascended the throne. He was 20 years old when he married Austrian princess. ऑस्ट्रिया का है जो आज का जर्मनी है, जिससे अलग हो गया है वो। ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनेट टी और ई है इसके अंदर। उसने ये किया। फिर वो जब वो राजा बना उसने देखा उसकी ट्रेजरी एम्प्टी थी। उसकी एक तो थी ट्रेजेडी और एक तो ट्रेजरी, यानी उसका शाही खजाना। पहले जो राजा हुआ करते थे उनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे ऑफिशियली, वो अपनी जेब में नहीं रखते थे। उनके एक शाही राजघराने का एक होता था दिस वॉज। और बहुत सारे फ्रांस पेरिस तो बहुत ज़्यादा युद्धों में इंगेज था। दूसरी चीज़ जो लुईस 16 था उसके अंडर में उसने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ाद कराने के चक्कर में, ब्रिटेन से लड़ने के चक्कर में बहुत ज़्यादा टैक्स कर दिया। जो कि पहले जो टैक्स था वो था, जो पहले था 2 बिलियन लिवर से ज़्यादा हो गया। लिवर वहाँ की फ्रांस की करेंसी है। वॉर से मतलब जो उसने लड़ाई करी उस ज़माने में नहीं था, मतलब जो इतना ज़्यादा मतलब जो पहले टैक्स लग गया था बिलियन लिवरेज का, उसके अंदर और ज़्यादा डेप्ट लग गया। मतलब वॉर से एक तो शांति नहीं आई, बिलियन लिवर्स का लग गया। फिर हमें राइजन मोर देन 2 बिलियन लिवरेज, और पहले से वो लड़ाई के लिए था और बाद में वो लड़ाई के ऊपर 2 बिलियन लिवरेज हो गया। एनिमी, कॉमन एनिमी था ब्रिटेन का, दुश्मन का दुश्मन। देन लेंडर्स हु गेव द क्रेडिट। लेंडर्स क्या होते हैं? जैसे मनी लेंडर होते हैं ना, वैसे मनी लेंडर्स क्या करते थे? द मनी लेंडर्स गेव द स्टेट क्रेडिट। जो स्टेट को क्रेडिट पे लोन दिया करते थे, मतलब जो बिजनेसमैन थे वो तो खुद का बिजनेस करेंगे ना, वो थोड़ी ना सोचेंगे अब लोगों को फ्री में थोड़ी ना दे रहे हैं। तो राजा को बिगेन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन, 10% इंटरेस्ट लेने लग गए। तो वैसे भी पहले शाही खजाना खाली था लुईस 16 का, अब बाकी चीज़ों को बेच के और ज़्यादा वो गरीब हो गया। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट ऑब्लाइज टू इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट्स अलोन। तो फ्रेंच गवर्नमेंट का जो स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट पे ही चले गए। बाकी देशों से भी तो लोन लिए लड़ाई में, तो उसके भी गए, और एक तो खुद की जगह में गए और एक बाहर की जगह में गए पैसे टैक्स के, नहीं सॉरी इंटरेस्ट के। लोन कहते हैं मतलब टू मीट द रेगुलर एक्सपेंसेस। और वर्साइज जो था उसको मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा पैसे लगे, उसके कारण भी एक पैसे गए। और टू मीट रेगुलर एक्सपेंसेस स्टेट को चाहिए, जैसे मेंटेनिंग एंड आर्मी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है, कोई भी घुस जाएगा। फिर कोर्ट, कहीं पे लड़ाई हो गई, मतलब क्राइम बढ़ रहा है तो उसके लिए। फिर बाद में रूलिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस जैसे एजुकेशन के लिए, फिर बाद में हेल्थ के लिए, फिर हॉस्पिटल्स के लिए, फिर और यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पे मतलब जैसे जहाँ पे मतलब रिसर्च करते हैं मतलब लोग। फिर बाद में और भी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ होती है, कॉलेज, जैसे लिटरेचर होती है। स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्सेस। स्टेट फोर्स हो गया था इंक्रीज टैक्सेस, टैक्स इंक्रीज करना था। लेकिन टैक्स बढ़ती सिर्फ एक ही क्लास थी। पहली थी क्लर्जी, दूसरी थी नोबेलिटी, तीसरी थी बिग बिजनेसमैन, फिर मर्चेंट। बिजनेसमैन को और क्या क्या कहते हैं? मर्चेंट कहते हैं, ट्रेडर्स कहते हैं। तीनों लिख देना, मर्चेंट और ट्रेडर अलग अलग होते हैं, सारे लिख दो। और कोर्ट ऑफिशियल्स और लॉयर्स। कोर्ट एक तो कोर्ट के अंदर कोर्टियर्स नहीं, लॉयर्स होते हैं और जजेस होते हैं। नहीं सॉरी, कोर्ट ऑफिशियल्स मतलब ऑफिशियल्स जितने भी होते हैं। जैसे एक तो जो बोलता है मतलब ऐसे पीछे जो खड़ा रहता है लॉयर के साइड में, मतलब जज के साइड में। पीजेंट्स एंड आर्टिशन। अब उनसे गरीब कौन होगा? जो मतलब ना तो बिजनेस करते हैं ना कुछ करते हैं, वो खेती करेंगे, तो पीजेंट्स एंड आर्टिशन। फिर उनसे नीचे कौन होगा? स्मॉल पीजेंट्स। नहीं, स्मॉल पीजेंट्स मत लो, लेबर लो, मतलब स्मॉल लैंडलेस लेबर, लैंडलेस पीजेंट्स लिख देना। वो किसी के वहाँ मजदूरी करते हैं, उनसे ज़्यादा गरीब हो गए वो लोग। फिर भिखारी हो गए, सर्वेंट्स हो गए, ये सब। अब
देयर वॉज फ्रेंच सोसाइटी ऑर्गेनाइज 90% ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ पीजेंट थी। वहाँ की फ्रांस की भी इकोनॉमी एगेरियन थी, मतलब सबसे ज़्यादा जो पैसा वहाँ पे आता था इकोनॉमी के अंदर पीजेंट से ही आता था। तो जो 90% पॉपुलेशन थी बहुत ज़्यादा, 90%, फर्स्ट और सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट नहीं, 90%। हाउएवर ओनली स्मॉल हाउएवर ओनली स्मॉल ऑफ देम लोन दे कल्टिवेटेड, मतलब लेकिन ये 90% में बहुत कम पीजेंट थे जिनके पास खुद के लैंड थे। मतलब कितनी गरीबी थी। अबाउट 60% ऑफ द लैंड वॉज ओन्ड बाय नोबल्स। सिर्फ 40% नोबल्स, एक तो नोबल्स, एक चर्च, दूसरा रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट और जो नॉर्मल लोग हैं। बाकी नहीं, नॉर्मल लोग नहीं, रिचर सेक्शन, नोबल्स, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, रिचर सेक्शन, नोबल्स और चर्च, 3 लोगों के पास थे। एक तो फर्स्ट स्टेट वालों के पास, सेकंड स्टेट वालों के पास और थर्ड स्टेट में क्रीमी लेयर के पास। और बाकी जो साथ सिर्फ 40% लैंड इन गरीबों में बांटा था। अब बाद में मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स वर क्लर्जी एंड नोबेलिटी स्टेट्स। द फर्स्ट 2 स्टेट्स इज क्लर्जी एंड नोबेलिटी। फर्स्ट और सेकंड स्टेट के मेंबर्स है क्लर्जी और नोबेलिटी। मेंबर्स ऑफ फर्स्ट 2 स्टेट इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस। उन्हें जन्म सिद्ध कुछ प्रिविलेजेस मिल जाते थे, मतलब उनको कुछ मिल जाते थे, जैसे तुम राजा हो, तुम ये करोगे। फिर स्टेट्स दैट क्लर्जी एंड नोबेलिटी इंजॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से मिल जाते थे। फिर नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। फ्यूडल जो राजघराने के होते हैं, फ्यूडल होते हैं, जैसे फ्यूडल लॉर्ड्स हो गए। फ्यूडल लॉर्ड्स यानी कि जैसे जो फ्यूडल सिस्टम था, मतलब राजा भगवान है। They include feudal dues which extracted from the peasants. Peasants were obliged to render services to lords. मतलब उनको मतलब obliged थे, मतलब उन्हें मतलब उनकी मजबूरी थी कि एक तो वो लॉर्ड्स को मतलब देंगे पैसे, दूसरा चीज़ मतलब नहीं लॉर्ड्स को नहीं, उनके वहाँ पे काम करेंगे क्योंकि ज़मीन नहीं होगी, तो जो मतलब जो रिच नोबल्स होंगे उनके वहाँ पे काम करेंगे। फिर दूसरी चीज़, जब कोई रोड बनती थी, कंस्ट्रक्शन होता था, तो उसमें भी पार्टिसिपेट करेंगे क्योंकि उनका लैंड नहीं है, इसलिए वो करते थे। ऑब्लाइज्ड मतलब ऑब्लाइज्ड खुश नहीं, मतलब मजबूरी थी। चर्च भी अपना एक टैक्स का शेयर लिया करता था। एक तो था टिथ, एक था टेल। तो टिथ और टेल ये 2 थे। टिथ मैं समझाता हूँ। और उसके अलावा भी 2 टैक्स हुआ करते थे, 3। लेकिन टैक्सेस कौन बढ़ता था? सिर्फ थर्ड स्टेट। फिर से बता दो, 3 से थर्ड स्टेट और 3 से 3 टैक्सेस, ऐसे याद कर लो। पहला टिथ एक ऐसा टैक्स जो TITH, जैसे चर्च के अंदर एच आता है ना, वैसे टिथ के अंदर भी एच आता है। तो जो चर्च लेती थी, जो कि 1/10 होता था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, 1/10। द टेल टैक्स इज डायरेक्टली टू द स्टेट। टेल वो टैक्स जो डायरेक्टली स्टेट को भरना है। और स्टेट में क्या आता है? ए आता है। TILE में भी वही आता है। तो वैसे याद कर लो, जैसे STAT स्टेट, वैसे TAILLE टेल। तो ये डायरेक्टली टू द स्टेट दिया जाता था। और कुछ इनडायरेक्ट टैक्स भी होते थे जो डेली कंजप्शन चीज़ों पे लिए जाते थे। जैसे आज अपन लेते हैं चिप्स के पैकेट्स पे, वो डेली कंजप्शन नहीं, पर उस ज़माने में जो थी, जैसे सॉल्ट हो गया, टमाटो हो गया, 2 एग्जाम्पल्स दिए। ओके, बाकी का पार्ट बाद में। थैंक यू।